Myself, Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर थर्ड का यूनिट फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेराइव करने से पहले या इसके बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि अभी तक जो हमने पढ़ा था, पिछली बार हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन देखा था, उसके पहले हमने क्लासिकल वेव मैकेनिक्स पढ़ी थी। अब आपको पता होगा कि क्लासिकल वेव मैकेनिक्स जो है वो क्या कहती है कि हम किसी भी स्पेस में, किसी भी स्थान पर किसी वस्तु की स्थिति व संवेग दोनों का मान आराम से, या कहना चाहिए कि प्रिसाइसली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन जब पार्टिकल की ड्यूअल नेचर डेवलप हुई, उसके बाद में हाइजेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल दिया जो कहलाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके हिसाब से उन्होंने बताया कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी दोनों जो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? वो प्रॉपर्टीज़ जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। जैसे अगर हम ये माने कि कोई भी गतिमान कण है तो उसकी स्थिति एवं संवेग यानी कि पोजीशन और मोमेंटम, या टाइम और एनर्जी, ये दोनों क्या हैं? संयुग्मिक गुण धर्म हैं, या हम ये कहें कि ये कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। तो हाइजेनबर्ग ने इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड ये जो अपना नियम दिया था, जिसे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने क्या बताया था? Heisenberg's uncertainty principle states that the position and momentum of microscopic moving particles cannot be determined simultaneously with accuracy. अनिश्चितता सिद्धांत की परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक ही समय पर सटीक स्थान तथा संवेग निर्धारित करना असंभव है। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो दो प्रॉपर्टीज़ है कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसमें हम देख रहे हैं पोजीशन और मोमेंटम, इन दोनों को साइमल्टेनियसली नापना, मेजर करना पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली इसका फॉर्म देखें तो मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखते हैं? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, जहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मेजरमेंट है, और डेल्टा पी क्या है? ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। यानी कि डेल्टा एक्स तो है हमारा स्थिति के अंदर अनिश्चितता, और डेल्टा पी है हमारा मोमेंटम या संवेग में अनिश्चितता। अब जैसा कि हमें पता है जो संवेग है वो क्या होता है? m इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर सकते हैं कि p के जगह हम mv रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन के अंदर हमने mv सब्स्टिट्यूट किया है, तो अब हमारे पास में आ गया है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी दैट इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, जहाँ पर डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है, और मास हम ये मानते हैं कि कांस्टेंट है, मास जो है वो चेंज नहीं होगा, मास फिक्स होगा, चेंज जो होगा वो किस में होगा? वेलोसिटी में होगा। इसलिए हमने यहाँ पर वेलोसिटी के पीछे डेल्टा वी लगाया है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई इंटू एम। Since m is larger for larger particles, so h upon 4 pi m will be negligible, and therefore uncertainty will be negligible. Therefore, Heisenberg principle cannot be applied for larger particles. अब देखिए जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो बड़े पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ जो छोटे जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है। ऐसा क्यों है? अभी हम देखते हैं कि जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए कि यदि हम कण की स्थिति को ही सही ज्ञात करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा होता है तो डेल्टा पी का मान काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का जो गुणनफल है यानी कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? h अपॉन 4 पाई के बराबर है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल है उसका अगर हम मोमेंटम ज्ञात करते हैं तो मोमेंटम ज्ञात करने में उसकी अनिश्चितता जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर संवेग सही ज्ञात करना चाहते हैं तो स्थिति को मापने में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। इस प्रकार एक गुणधर्म के निर्धारण की सुनिश्चितता से दूसरे गुणधर्म के निर्धारण में अनसर्टेनिटी उत्पन्न हो जाती है। अब अगर हमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक माइक्रोस्कोप लेते हैं और माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसकी स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमें माइक्रोस्कोप भी यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें एक वेवलेंथ चाहिए होगी या एक रेडिएशन चाहिए होगा। जब हम रेडिएशन उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा तभी वो इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरैक्ट करेगा और उसी से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब अगर हम ये देखें कि ये किस प्रकार से संभव है, अभी जैसे बताया मैंने अभी आपको कि ये जो प्रिंसिपल है ये किस पे लागू होता है, सिर्फ पार्टिकल्स के ऊपर ही लागू होता है। जो बड़े लार्ज पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि अगर मान लीजिए हम एक वेवलेंथ लेते हैं जिसकी बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ है, तो अगर वेवलेंथ शॉर्टर है तो इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होएगी। अब जैसे मान लीजिए अगर हम मानते हैं कि अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, तो क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ती है तो क्या होगा, हमें पता है कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होएगा, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर मानते हैं अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। तो पोजीशन जब अपनी चेंज कर लेगा तो हम उसकी पोजीशन को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, स्थिति में उसकी परिवर्तन हो जाएगा, तो संवेग जो है उसमें भी अनिश्चितता उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन या मोमेंटम दोनों को एक साथ निकालना बहुत ही मुश्किल है। अब अगर जैसे स्थूल कणों की स्थिति ज्ञात करने के लिए अगर हम एक अधिक वेवलेंथ वाला रेडिएशन अगर यूज़ करते हैं, वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी कम होएगी। फ्रीक्वेंसी कम हुई मतलब क्या हुआ कि एनर्जी भी कम होएगी। क्यों होएगी? क्योंकि हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो एनर्जी उसकी कम होएगी, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऐसे विकिरण जिसकी कि अगर वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, यानी कि एनर्जी भी उसकी कम है, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी कम होएगी तो एनर्जी भी कम होएगी और वेवलेंथ और एनर्जी में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, यानी कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होएगी तो एनर्जी क्या होएगी, कम होएगी। तो अगर ऐसे विकिरण जिसकी की आवृत्ति कम होती है अर्थात ऊर्जा भी कम होएगी, जिससे ऐसे विकिरण पदार्थ को अपने स्थान से विचलित नहीं कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो स्थूल कणों के अधिक द्रव्यमान के कारण यह अनिश्चितता नगण्य हो जाती है। अब हमने ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसके लिए एक डेरिवेशन है जो कहलाता है डेरिवेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसके डेरिवेशन के लिए हम देखते हैं, ये एक अरेंजमेंट है, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। अब ये देखिए ये जो चित्र है ये क्या बताता है, यहाँ पर हमने एक हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप लिया है और यहाँ पर ये देखिए आपको स्लिट दिख रहा है, लाइट जो है वो इंसिडेंट की जाती है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन या तो ये OP पाथ को भी ले सकता है या OQ पाथ को भी ले सकता है। अब देखते हैं कि ये हमारा ये किस तरह से इसका सेटअप कर रखा है। तो टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वी टेक पावरफुल माइक्रोस्कोप विथ suitable lighting arrangement as shown in figure. Now let us suppose an electron is present at O position. ये देखिए ये जो चित्र है इस चित्र पे देखिए आप, यहाँ पर ये देखिए जो पोजीशन O है, ये पोजीशन O क्या बताती है कि यहाँ जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पोजीशन O पर है और फोटोन्स जो है ये सोर्स S है, सोर्स S से कोलाइड होते हैं और
इस माइक्रोस्कोप के द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये माइक्रोस्कोप में बाउंस होंगे and enable the observer to see the flash of light and thus to find out both the position and the momentum of the electron at some instant of time। अब देखिए यहाँ पर हम ये माइक्रोस्कोप की सहायता से इलेक्ट्रॉन को देखने की हम कोशिश करते हैं। अब देखिए ये जो सूक्ष्मदर्शी है या जो हमारा जो माइक्रोस्कोप है इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर जो है इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है ये डेल्टा एक्स है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, जो फॉर्मूला है हमारा लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर ये जो डेल्टा एक्स है ये क्या है, ये दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है जिसका विभेदन माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि यह एक्स डायरेक्शन की दिशा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति मापने में भी अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है। और लैम्डा क्या है हमारा, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, यानी कि जो फोटोन का जो तरंग दैर्ध्य है वो कहलाता है लैम्डा। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है, ये है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन लाइट कमिंग फ्रॉम द इल्यूमिनेटेड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे देखिए कि अगर हम सपोज़ करें कि लैम्डा फोटोन का तरंग दैर्ध्य है जो सूक्ष्मदर्शी में कोण अल्फ़ा से अंदर प्रवेश करता है, या हम जैसा भी मैंने आपको बताया है कि लैम्डा क्या है, हमारा स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ है। अब सपोज़ कि फोटोन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है और मोमेंटम क्या हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा, जो कि इलेक्ट्रॉन से टकराता है, टकराकर ये स्कैटर्ड होता है। और जो स्कैटर्ड फोटोन है, ये देखिए जो चित्र है हमारा, ये देखिए ये चित्र के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये या तो OP या OQ, इन दोनों के बीच में कहीं से भी माइक्रोस्कोप के अंदर ये प्रवेश करता है। अतः जो स्कैटर्ड फोटोन का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो कितना होगा, h अपॉन लैम्डा होगा। अब हम इक्वेशंस की तरफ देखते हैं। ये देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम of the electron, the collision of the electron with X-ray photon will result in the change of velocity of electron. Let a photon of wavelength lambda collides with electron and enters the objective lens anywhere OP and OQ after scattering। जैसा मैंने अभी आपको बताया था वही चीज़ है ये। In case it enters along OP, its momentum along x-axis is given by h upon lambda sin alpha, hence the momentum of electron in x direction will be given by। अब देखिए, अब इसमें हम ये मान रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये देखिए ये x डायरेक्शन के अंदर और OP जो है, ये वाला OP जो डायरेक्शन है, ये देखिए अगर ये OP डायरेक्शन के अंदर है तो मोमेंटम जो है वो क्या होगा, ये होगा px इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा प्लस h लैम्डा अपॉन साइन अल्फ़ा। ये हमारा है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये देखिए ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इसी प्रकार से अगर मोमेंटम OQ डायरेक्शन में होगा तो py का जो मान है वो हो जाएगा h अपॉन लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा साइन अल्फ़ा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। Thus momentum of electron will have value between the equation given by 2 and 3। यानी कि जो अब हम ये देख सकते हैं कि जो मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो इन दोनों इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है इनके बीच के अंदर कुछ होगा। Now thus the difference between two momentum gives the uncertainty in the measurement of momentum of electron and is given by। अब अगर हमें मोमेंटम निकालना है तो ये जो दोनों इक्वेशन हैं इन दोनों के डिफरेंस से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, देखिए डेल्टा P इज इक्वल टू पी एक्स माइनस पी वाई, या हम पी एक्स की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर डेल्टा P, तो डेल्टा P बराबर हो जाएगा h अपॉन लेमडा प्लस h अपॉन लेमडा साइन अल्फ़ा माइनस h अपॉन लेमडा माइनस h अपॉन लेमडा साइन अल्फ़ा। तो इसका जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, डेल्टा P इज इक्वल टू 2h अपॉन लेमडा साइन अल्फ़ा।
अब अगर हम इन इक्वेशंस नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कौन सा था हमारा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा, इसको और जो इक्वेशन नंबर 2 है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में जो इसकी वैल्यू आती है ये क्या आती है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू एच, ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 5। और अगर हम इसको और एक्यूरेटली कहना चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई विच डिटरमाइंस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, या हम ये कह सकते हैं कि ये है जो इक्वेशन नंबर हमारा 6 है, ये ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल डेरिवेशन है। और इससे हम पोजीशन और मोमेंटम की हमें इसकी नॉलेज पता चलती है या हम इसकी पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये जो आपका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आप इसके कीजिए और मैं अभी आपको ये कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दूँगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अभी तो हमने ये देखा और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाइजेनबर्ग ने ये बताया था कि दो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका साइमल्टेनियस मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो दो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज़ में एक तो मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम और पोजीशन है, और दूसरा जो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको बताया था एनर्जी और टाइम है। तो कभी कभी एनर्जी और टाइम के बीच में भी जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज़ ग्रेटर or equal to h upon 4 pi. This is equation number 7, and this equation number 7 gives the uncertainty in energy and time, यानी कि ये जो equation number 7 है ये ऊर्जा और समय के बीच जो अनसर्टेनिटी जो अनिश्चितता है उसको बतलाता है, या हम यूँ कहें कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो दूसरा फॉर्म है इसको हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से भी बता सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखिए जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये जब डेवलप हुआ था तब क्या माना जाता था कि पार्टिकल की ड्यूअल नेचर है, यानी कि पार्टिकल किस तरह से है, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर है, यानी कि ये पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करता है और वेव की तरह भी व्यवहार करता है। तो इस कारण से हाइजेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल दिया था। पर अगर हम ये देखें इसके जो एप्लीकेशंस जो हैं, एप्लीकेशंस के अंदर जो पहली एप्लीकेशन है क्या कहती है कि इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब देखिए हमने बोहर्स थ्योरी पढ़ी है और बोहर्स थ्योरी के हिसाब से बोहर्स ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होता है कि निश्चित किसी ऊर्जा से संयुक्त होते हैं, यानी कि उनकी एक डेफिनेट एनर्जी होती है और वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर रहते हैं। अब अगर ये बोहर की जो थ्योरी है, बोहर की थ्योरी और अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर कंपेयर करें तो हम ये मानते हैं कि बोहर की जो थ्योरी है उसको हम इसमें वॉयलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का साइमल्टेनियसली मेजर हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको ड्यूअल नेचर के फॉर्म में इसको माना था, जबकि बोहर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ और सिर्फ जो मूविंग पार्टिकल्स, छोटे मूविंग पार्टिकल्स है उसके लिए ही एप्लीकेबल है। दिस प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये जो सिद्धांत है सिर्फ छोटे गतिशील कणों के लिए ही लागू होता है, बड़े मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। थैंक यू।